मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने विभिन्न धरातली विभिन्नताओं के साथ साथ जनसंख्या विविधता और सारे पहलू देखे, वनस्पति, स्थानीय समय की और सामाजिक तत्वों की विविधताओं के बारे में जाना। अनेकता में एकता, हमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि कोई ये ना समझ ले कि हमारा देश इतनी विभिन्नताओं के बाद अलग अलग स्वरूप में है। ऐसा नहीं है। यदि हमारे यहाँ धरातली एकता के अंदर बड़े बड़े हिमालय माउंटेन्स हैं, तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग जो उसकी जो प्लेट है लगातार वो सब्ट्रैक्ट हो रही है हिमालयज़ में। तो हमारे जो प्लेन्स हैं, मतलब एक तरह से उनमें आपस में कनेक्टिविटी है। एक तरफ हिमालय पर्वतीय श्रेणियों का निर्माण हुआ है तो दूसरी तरफ द्रोणियों का निर्माण हुआ है। मतलब द्रोणी मतलब ट्रफ और श्रेणियाँ मतलब रेंजेस। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन्स वाला हिस्सा है, बीच में हमारे मैदान हैं। तो तीनों परस्पर जो हमारे तीन बड़े फिजियो रीजन्स हैं, जोग्राफिकल रीजन्स हैं, हिमालयाज़, गंगा सतलुज का मैदान, गंगा यमुना सतलुज का मैदान या सतलुज गंगा यमुना का मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। तो तीनों परस्पर एक दूसरे के पूरक है, इसलिए पूरे तीनों भाग मिलकर के भारत को एक उपमहाद्वीप का स्वरूप प्रदान करते हैं। अब मॉनसूनी जलवायु हमारे यहाँ एक मेन आधार है जो पूरे भारत को जोड़े हुए है, क्योंकि वैसे तो हमारी इतनी सारी जलवायु हैं, जलवायुओं के प्रकार हैं, परंतु हमारी एक मॉनसूनी यानी चौड़े पत्ती के वृक्ष और डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब बच्चों जो शीत काल खत्म होने पर शरद ऋतु स्टार्ट होती है, ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है, समर्स जब स्टार्ट होते हैं तो दे शेड ऑल ट्रीज दे शेड देयर लीव्स, जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, जो पतझड़ वन है, तो उनको हम मॉनसूनी वनों की कैटेगरी में डाल सकते हैं आसानी से। तो ये हमारे लिए एक अनेक प्रकार की वनस्पति रीजन्स के अलावा ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसमें मैंने ये उदाहरण दिया था आम, बबूल, गूलर और नीम और केला। ये ऐसा पेड़ है जो आपके केरल में भी होता है, गुजरात में भी होता है, जम्मू तक होता है, पठानकोट जम्मू तक होता है, और उधर पूरा ईस्ट में आपका त्रिपुरा तक की सारे वृक्ष मिलते हैं। इस प्रकार मॉनसूनी जलवायु के आधार पर हम भारत को अनेकता में एकता का देश और उपमहाद्वीप की विशेषता में पिरो सकते हैं। सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुण बच्चों, जैसा कि हमारे यहाँ बहुत अलग अलग तरह के समाज हैं, धर्म हैं, जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, परंतु हमारे यहाँ जितने भी फिलोसफर्स मतलब जो जितने भी दार्शनिक हुए हैं या भक्त हुए हैं या समाज सुधारक हुए हैं, चाहे जिसमें हम कबीर, नानक, रामानुजम संत को देखें, तो उन सबकी वाणियों में कहीं ना कहीं विविधता में भी एकता झलकती है। एक ही मूल संदेश देते हैं, एकेश्वरवाद में विश्वास करने वाले। तो कहने का मकसद ये है कि जो जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, जैसे हिंदू धर्म की हो, चाहे इस्लाम धर्म की, क्रिश्चियन धर्म की, नानक धर्म की, ये सब मिश्रित इनकी परंपराओं में ने मिलकर के एक मिश्रित व्यू, कंपोजिट मैट्रिक्स हमारे देश के अंदर बनाया है, जो कबीरवानी, ताजमहल, राग दरबारी, कांगड़ा लघु चित्रों में दिखाई देता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जैसे प्रिडिक्शंस ऑफ जैसे शिकार है या राग दरबारी है, वो बूंदी पेंटिंग में मिलेगा, कोटा शैली में मिलेगा, त्रिपुरा में भी मिलेगा, तो कांगड़ा में भी मिलेगा। तो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से ये दूसरा अपने आप एक मिश्रित व्यू है कल्चर का। तो इसको कंपोजिट मैट्रिक्स बोलेंगे इंग्लिश में, कंपोजिट COMPOSITE और मैट्रिक्स MATRIX। अच्छा बच्चों, अब इसी प्रकार से अंतः प्रादेशिक आर्थिक संपर्क, इंटर रीजनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये हमारे यहाँ इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अलग अलग काल में अलग अलग हमारे समय के राजाओं ने या अलग अलग प्रकार के सेनाधिपतियों ने राज किया, और वो अपने साथ अच्छी बातें भी लेके आए और कुछ बुरी बातें भी लेके आए। परंतु हमारे यहाँ जो व्यापार वाली बात है, वो शायद एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास पर्शियन आर्टिजियंस भी हैं और कश्मीर के भी हैं, ईरान से भी हैं, तो अफ़गानिस्तान से भी हैं और चाइना से भी हैं, और हमारे यहाँ अफ्रीकन जो रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर जो रहते हैं, सौराष्ट्र में। तो इस प्रकार से बहुत सारी विविधताओं वाले कल्चर में हमारे यहाँ जन्म दिया। और उसका कारण क्या हो बच्चों कि बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ एक दूसरे ज़िले से लोग एक दूसरे राज्य के अंदर, मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट से इंटर स्टेट के अंदर माइग्रेशन करने लगे, और उससे क्या हुआ, डिफरेंट
चीज़ों का जन्म हुआ, चाहे वो प्राकृतिक वातावरण की विभिन्नता के साथ उन्होंने समायोजन किया हो, चाहे वो सामाजिक वातावरण की विभिन्नता के साथ समायोजन किया हो, चाहे वो अप्रवासियों द्वारा उत्पन्न की गई विविधताएं। तो हमारे पास बहुत सारे विविध गुणों के सामाजिक संरचना हैं। हम एक दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट देते हैं और एक दूसरे को हम अपने कल्चर को सेव करने में, उनके आर्ट, कल्चर, क्विजीन को, जैसे तुमने देखा होगा अभी कोविड में कितने कितने लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं जिसमें उन्होंने अपने भोजन संबंधी कला, क्विजीन को बना, रेसिपीज़ को डाला, जो हार्ड हैंडवर्क है उसको डाला। तो मतलब ये एक तरह से एक रिवोल्यूशनरी स्टेटस हो गया सोसाइटी के अंदर कि जो जिसको आता है उसने अपनी कला को समाज में बांटने का काम किया। अब ये बात अलग है कि अभी ये टेक्निकल एज है तो इसमें यूट्यूब वगैरह का यूज़ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ सब तरह के वातावरण के साथ लोगों ने आपस में सहयोग किया। फिर हमारे यहाँ ऋतुओं के आधार पर कल्चर होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं और हमारे यहाँ हर तरह की विविधता को अपना करके राष्ट्रीय त्योहारों का स्वरूप हमने दिया और आपस में एक दूसरे से सूफी संतों के उपदेशों को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके उनको मोर स्प्रेड किया, बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया, ताकि लोगों में परस्पर एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी जुड़ा रहे, सोशल स्ट्रक्चर भी उनके साथ जुड़ा रहे और माइग्रेंट पोजीशन जो है वो भी बहुत एक्सेस में ना हो, परंतु हर आदमी देश के हर हिस्से के साथ अपने आप को जोड़ के रखे और ये सोचे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो दिस इज़ द लास्ट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अनेकता में एकता का स्वरूप हमारा इस तरह से हुआ। अब बच्चों सब कंटेंट आता है कि भारत की राजनीतिक इकाइयाँ, सबको पता है कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक इकाइयाँ हैं आज की तारीख में कितने हैं, हमारी 29 स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल्स हैं, उनके अलग अलग एरियाज़ हमने दे रखे हैं, है ना। तो उसमें क्या है बच्चों, 29 तो हमारे पास में स्टेट्स हैं और हमारे पास 7 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरह से भारत की ये राजनीतिक स्थिति है और ये स्थिति हमारी 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान बना था और एक गणतंत्र के रूप में भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य बहुत सारे लोगों के बलिदान, सहयोग और विभिन्न प्रकार के आंदोलन से हमको जो ये आज़ादी मिली, इसका हमने बहुत ज़्यादा बार बार इसको पुनर्गठित किया। जितनी स्टेट्स मिलती गई, जैसे अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, फिर वह 1 नवंबर 1956 को तेलंगाना की बात हुई थी, पर तेलंगाना अस्तित्व में बहुत लेट आया। और इसी तरह से हमने फिर ह्यूमन राइट कमीशन बनाए, योजना आयोग कमीशन बनाए और हर प्रांत को एक महत्व देते हुए, उनकी दशाओं को समझते हुए भारत का एक अभिन्न अंग बनाया, चाहे इसमें सिक्किम जुड़ा लास्ट में हमारे साथ में, और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो 7 स्टेट्स हैं वो भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार पूरा भारत एक बहुत अनेकता में विविधता रखने वाला देश बन गया। और हमारे देश में राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राजस्थान का क्षेत्रफल 1,42,239 किलोमीटर है और सबसे छोटा क्षेत्रफल गोवा का 3,702 वर्ग किलोमीटर है। तो बेटा इस तरह से बच्चों आप सारी ये एम्फेसिस डालेंगे और मैप के अंदर इसको ड्रॉ करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा ये आज का टॉपिक जो है सब कंटेंट्स अनेकता में एकता समाप्त होता है। अब बच्चों अब ये तो बात अवश्य समझने वाली है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनेकता में एकता है। इस वजह से कई बार जैसे मणिपुर वगैरह है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है और तेलंगाना है, और ये अलग अलग राज्य जो है अपनी अलग अलग बात उठाना चाहते हैं। जैसे बिहार से हमारा झारखंड बन गया, मध्य प्रदेश से हमारा रायपुर बन गया। तो ये इस तरह से सम टाइम बहुत ज़्यादा कल्चरल सिमिलैरिटी जिस क्षेत्र में होती है उसको उन्होंने स्टेट की मांग कर ली या अलग ज़िले की मांग कर ली। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़े मूवमेंट्स चले, चाहे वो गोरखा लैंड हो या बोडो लैंड मूवमेंट हो या गारो लैंड मूवमेंट हो, ये इस प्रकार से ग्रेट कूच विहार, मतलब इस तरह से जो अलग अलग मूवमेंट्स चल रहे हैं ये भी सरकार बार बार देखती है और उनको सुलझाने का काम बहुत अच्छे से करती है। अब बच्चों देखो छोटी छोटी बातें बता दूँ मैं आपको कि जैसे हमने
पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें आपको रेड क्लिफ लाइन तक बता दिया था। अब 10 डिग्री बताया, रेड क्लिफ बनाया, कर्क रेखा हमारे यहाँ 6 प्रदेशों में से होके गुजरती है। ये जीके का क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लें। फिर उसके बाद हमने बात करी व्हीलर आइलैंड जो है हमारा वो उड़ीसा में है। और बच्चों एक और बात बताऊँ, आपकी चिल्का लेक जो है पहले वो समुद्र में डूबा स्थल भाग तो चिल्का लेक बनी, अब वापस ये एमर्ज हो रहा है। एमर्ज मतलब वो झील में मिट्टी भर रही है जिससे वो धरातल या दलदल के अंदर हो रहा है, जैसे रेड क्लिफ हुआ है ना। और राम सेतु जो है, एडम ब्रिज जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे वो हिंदी में राम सेतु है, वो धनुषकोटी से स्टार्ट होता है। धनुषकोटी मैंने आपको अपने 2nd या 3rd वीडियो में ये बात आपको बताई है। और इसी प्रकार से बच्चों दिसंबर 2011 में जो हमने घोषित किया अपना प्रथम विदेशी सैन्य अड्डा हिंद महासागर के द्वीप में सेशल में स्थापित किया। सेशल में किस देश ने 2011 में घोषित किया कि वह अपना प्रथम विदेशी सैन्य अड्डा हिंद महासागर के द्वीप सेशल में स्थापित करेगा? तो वो चीन देश है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो गया। फिर भारत का जो प्रादेशिक जल फैला है, प्रादेशिक जल रीजनल वाटर, वो हमारा है ऑलमोस्ट आपके 12 समुद्री मील तक, मतलब जो कोस्टल लाइन का जल होता है ना, क्योंकि कोस्टल गार्ड भी काम करती है, तो 12 मील इसको यदि हम फैलाएं प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में तो 12 मील तक फैलेगा ये समुद्री जल। अच्छा, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष में रद्द किया गया है? ये हिमाचल सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर होगा कि बंगाल के विभाजन को 1911 में रद्द किया गया। और भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में जो कथन कहे गए उनमें से मुख्य कथन था भारत पूर्व की तरफ देखो में, वो था भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता था, ये हमारी नीति रही। तो इसके अलावा बच्चों जैसे पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। मतलब भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय नेविगेशन टाइम एक समुद्री जहाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। और हम ये बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं बच्चों, तो जैसे उसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और मलक्का पेनिनसुला या जल स्ट्रीट, मलक्का जल स्ट्रीट, सियाम खाड़ी और श्याम बोलते थे पहले पर अब इसको सियाम बोलना शुरू कर दिया है, और भूसंधि जलडमरू मध्य, ये जैसे पॉइंट्स हैं, है ना। तो इसमें हम बोलेंगे जब आंसर आएगा तो इसके बीच में हम बोलेंगे सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भूसंधि जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर हम इसको कमी को दूर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। कहाँ? अंडमान सागर हमारा और सियाम खाड़ी। अब सियाम खाड़ी कहाँ पर है? थाईलैंड के नीचे देखना आप मैप में, तो इसके नहर बना देंगे ना हम दोनों के बीच में, तो बहुत जो पूरा हमको घूम के जाना पड़ता है विदेशी जहाज़ों को, तो वो दूरी कम हो जाएगी। ठीक है। अब बच्चों जैसे हम कहें कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों। अब मैं भारत में कुल कितने ज़िले हैं, ये जैसे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। तो भारत में कितने ज़िले हैं? मोर देन 800 कितने हैं? ये थोड़ा सा आप जीके देखिएगा और मैं आपका आंसर अगली उसमें करूँगी। तीसरी बात, जैसे भारत में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? तो अब जैसे छत्तीसगढ़ किसको बनकर क्या सेपरेट हुआ है? किसको बनकर सेपरेट? उत्तर प्रदेश। वैसे तो बना मध्य प्रदेश थे, पर छत्तीसगढ़ के उत्तर में है उत्तर प्रदेश। और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो मैंने 7 बता दी। 7 बहनों से ही मैंने अपना वो करा शुरू। कर्क रेखा का बता दिया कि निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में? तो ये मणिपुर है। जो त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड ये दक्षिण में आते हैं, केवल मणिपुर उत्तर में। ये थोड़ा सोचिएगा। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब पूर्व से पश्चिम में ज्योग्राफी में तुमको बार बार कहती हूँ बच्चों, जब भी हम डिस्कशन करते हैं या तो हम पूर्व से पश्चिम जाएँ या पश्चिम से पूर्व जाएँ या हम उत्तर से दक्षिण जाएं। तो इसी तरह से हमारा जैसे ये बूंदी, उदयपुर, अजमेर, नागौर है, तो कैसे होगा ये क्रम आपका? इसको थोड़ा सा देखिए। ये क्रम होगा आपका, पहला होगा बूंदी, फिर होगा अजमेर, फिर होगा उदयपुर, फिर होगा नागौर। तो ये पूर्व से पश्चिम किया हमने इस तरह से। अब बच्चों जो हमारे क्या कहते हैं,
ये जो मैं छोटी सी बात एक और कह रही थी, छोटी छोटी बातें जैसे ना शॉर्ट क्वेश्चंस तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी। जैसे भारत की 29वीं राज्य की राजधानी कौन सी है? तो 29 राज्य हमारा कौन सा बना बच्चों, बताइए ज़रा सा। तेलंगाना बना है ना, तेलंगाना बना है या नहीं? तो तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। अब जैसे ना भारत भवन कहाँ है? भारत भवन बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना हुआ। मैंने बताया था ना, जैसे कैफ़े हाउस होते हैं तो नेशनल कॉफ़ी हाउस, ये सारे बुद्धिजीवियों के होते थे, जहाँ बुद्धिजीवी लिखते थे, ड्रामा राइटर, पोएट, आर्टिस्ट सब मिलते थे, बैठ के कॉफ़ी पीना, छोटे से स्नैक लेना और डिस्कस करना। और इन नेशनल कॉफ़ी हाउस ने बच्चों भारत के फ्रीडम मूवमेंट में बहुत काम किया, भारत को स्वतंत्र कराने की दिशा में बहुत ज़्यादा काम किया। तो बच्चे जो मैं ये बात बोल रही थी, भारत भवन कहाँ है, तो इसका आंसर आप बताइए। तो मैं बताती हूँ आपको भारत भवन का आंसर, ये है आपका भोपाल के अंदर, बहुत इम्पॉर्टेंट। जैसे आर्ट एंड कल्चर का भी छत्तीसगढ़ में ना होकर के भोपाल में बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है एम्प्लॉय। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल हम और दूसरा वीडियो देखते हैं।